नमस्कार दोस्तों, मैं और कुमार आज जेपीएससी पेपर 2 यानी झारखंड से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को लेकर फिर आपके साथ हम लोग बात करेंगे। और आज सीएनटी पे 20-21 प्रश्न होंगे, केवल सीएनटी एक्ट पे। तो सीएनटी एक्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा कानून लाया और सीएनटी की कुछ कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान के संदर्भ में बात है। तो सबसे पहले 1859 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरे ब्रिटिश भारत के लिए 1859 में कोई भूमि संबंधी पहला अधिनियम आया था। 1869 यानी 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, जिसे छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कहते हैं, उसको पास किया गया। 1879 में छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट तथा छोटा नागपुर कम्यूटेशन एक्ट बना। 1903 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में सुधार किया गया और ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउंसिल अधिनियम के तहत छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 को पारित करने की अनुमति इसे बंगाल काउंसिल के द्वारा दे दी गई थी। तो ये 11 नवंबर 1908 से ये अधिनियम पूरे छोटा नागपुर एरिया में कार्यरत है। इस अधिनियम में 19 अध्याय 271 271 धाराएं हैं, एक्ट है और 2 अनुसूची है। और जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो 14 नवंबर 2000 को यह अंगीकृत कर लिया गया, एडॉप्ट किया गया और 15 नवंबर 2000 से पूरे झारखंड क्षेत्र में यह लागू है। तो 19 अध्याय 271 धाराएं और 2 अनुसूचियों के साथ इस पर कुछ प्रश्नों को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न अपने पास है कि सीएनटी की किस धारा में रैयत का अर्थ स्पष्ट किया गया है। ऑप्शंस हैं धारा 6, धारा 5, सी धारा 8 या डी धारा 7। तो रैयत का अर्थ किस धारा में स्पष्ट किया गया है, यानी बताया गया है कि रैयत कौन होंगे। इसका सही आंसर है ए धारा 6। धारा 6 में रैयत के अर्थ के बारे में बताया गया है कि वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि को धारण किया हो, यानी ये तो खुद खेती करे या किसी से खेती करवाए तो उसे रैयत कहा जाएगा। अगला प्रश्न है सीएनटी के धारा 71 के तहत कोई काश्तकारी बेदखल की स्थिति में कितने वर्षों के अंदर उपायुक्त को आवेदन नहीं दे सकते हैं। ऑप्शंस हैं पहला 1 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष या चौथा 5 वर्ष। यानी कि यदि सीएनटी की धारा 71 के तहत किसी रैयत को काश्तकारी को बेदखल कर दिया जाता है कि वो इस पे कार्य नहीं करेंगे उस संबंधित जमीन पे, तो वो उपायुक्त के पास फिर से आवेदन देना चाहे कि मुझे फिर से जमीन चाहिए, तो वो कितने वर्षों तक नहीं दे सकता है, उसके बाद ही देगा। इसका सही आंसर है ए 1 वर्ष। वैसे 71 में 2 और धाराएं हैं, 71 क 71 ख, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सीएनटी के किस धारा के तहत भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 को समाप्त किया गया। ऑप्शंस है धारा 231, धारा 233, सी धारा 230 या डी धारा 238। भारतीय परिसीमा अधिनियम, परिसीमा का एक टेरिटरी के अंदर में जो बात होती है वह भारतीय परिसीमा अधिनियम कहलाएगी। इसका सही आंसर है सी धारा 230।
धारा 230 में सीएनटी के इस एक्ट के तहत भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सीएनटी के तहत उपायुक्त के आदेश को न्यायिक आयुक्त के पास कितने दिनों में अपील की जा सकती है? जैसे कि इससे पिछले प्रश्न में था कि अगर उपायुक्त किसी काश्तकार को बेदखल कर देता है तो कितने समय तक आवेदन नहीं दे सकता है, वह है 1 वर्ष। लेकिन इसी बीच में अगर उपायुक्त के आदेश को भी कहीं पे चैलेंज करना हो, यानी न्यायिक आयुक्त के पास, तो वो कितने समय के अंदर वहाँ पे अपील कर सकता है। अगर वो उतने समय के अंदर अपील नहीं कर पाता है तो फिर वो 1 वर्ष का अधिनियम लागू रहेगा। और ऑप्शन है ए 25 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन या डी 40 दिन। इसका सही आंसर है बी 30 दिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लगान कम होने का कारण नहीं हो सकता है? ठीक है, सीएनटी में ये प्रावधान है कि लगान को कम भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण कि लगान को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है अपने पास। ए, सिंचाई में किसान असमर्थ हो तो क्या लगान कम होगा? बी, फसल के मूल्य में गिरावट कम आ गई हो तो क्या लगान कम होगी? या सी, भूमि का क्षेत्रफल कम हो गया हो। भूमि का क्षेत्रफल कम होने का तात्पर्य है कि किसी ने आपके भूमि पे अधिकार कर लिया, या भूमि बंजर हो गई, पत्थर निकल गया, या किसी कारण से भूमि का वो भाग नष्ट हो गया हो तो भूमि का क्षेत्रफल कम हो गया तो क्या लगान कम होगा? या डी, यदि उपज न्यूनतम हुआ हो तो क्या भूमि लगान कम हो सकता है या नहीं? तो प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लगान कम होने का कारण नहीं हो सकता है? तो ए, बी, सी तीनों ऐसा कारण है कि अगर आपके साथ ये घटनाएं घटती है तो आपका लगान कम हो सकता है। लेकिन डी, उपज यदि न्यूनतम हुआ है तो लगान कम नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि जेपीएससी का एग्ज़ाम सीएम साहब बोले हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में कैलेंडर जारी करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम हो सकता है। अगला प्रश्न है, सीएनटी की धारा 58 के तहत लगान नहीं मिलने पर वार्षिक ब्याज कितना प्रतिशत लगेगा? स्पेसिफिक है कि लगान का जो दर है वो 58 में रखा गया है। तो यदि कोई लगान नहीं देता है तो उस पर सूद का जो दर है वो कितना पेनाल्टी के तौर पे लगेगा? ऑप्शन ए 6.25, बी 6.50, सी 5.25 या डी 5.75। और इसका सही आंसर है ए 6.25% के दर से वार्षिक ब्याज लगेगा यदि किसी वर्ष लगान नहीं दिया गया है तो। लेकिन इसके साथ याद रखिएगा, अगले किसी वर्ष में यदि संपूर्ण लगान का भुगतान कर देने की स्थिति आ जाती है, यानी कि हम पिछला वाला भी और इस साल वाला भी अगर किसान के द्वारा, काश्तकार के द्वारा भुगतान किया जा रहा है लगान, तो जो ब्याज है वो 3% से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब कि प्रथम वर्ष में धारा 58 कहती है कि अगर ब्याज नहीं दिया गया, लगान नहीं दिया गया है तो 6.25% वार्षिक ब्याज लगेगा। लेकिन अगले वर्ष लगान देने के समय यदि पिछले वर्ष वाला और इस वर्ष वाला भी दोनों एक साथ जोड़ के दे दिया जाए तो वो 3% से अधिक नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, सीएनटी की किस धारा में प्रावधान है कि लगान का निर्धारण राजस्व अधिकारी करेगा?
धारा 85, बी धारा 87, सी धारा 93 या डी धारा 90। सही आंसर है ए धारा 85। धारा 85 कहता है कि अगर अधिकार का अभिलेख तैयार हो गया हो, यानी कि जो रैयत को या काश्तकार को जो अधिकार दिया जा रहा है कि आप इस भूमि पर स्वेच्छा से खेती कर सकते हैं, तो लगान का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले अधिकार पत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? ऑप्शंस ए 1859, बी 1865, सी 1867 या डी 1861। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि यहाँ जो मैंने आंसर दिया है वो जानबूझ के गलत दिया है। तो डी इसका ऑप्शन नहीं है। इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष से प्रभावी हुआ था। सीएनटी के किस अध्याय में लगान के बारे में उपबंध है? अध्याय 8, बी अध्याय 6, सी अध्याय 9 या डी अध्याय 7। जैसे आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो भाग दिया हुआ है, भाग 1 से 22 तक, उसी प्रकार से यहाँ भी अध्याय में बटा हुआ है। अभी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करा है। तो आपको बताना है कि सीएनटी की किस अध्याय में लगान के बारे में उपबंध है, यानी वहाँ पे लिखा हुआ है कि लगान किस तरीके से और कैसे किया जाएगा। और इसका सही आंसर है सी अध्याय 9। लगान के बारे में साधारण उपबंध यहीं पे किया गया है। अगला प्रश्न, सीएनटी के किस अध्याय में मुंडारी खुटकटीदार के बारे में विशेष उपबंध है? अध्याय के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है ए अध्याय 16, बी अध्याय 18, सी अध्याय 17 या डी अध्याय 19। मुंडारी गलत टाइपिंग मिस्टेक है वो, तो उसमें मुंडारी खुटकटीदारे के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, और ये एकमात्र ऐसा है जिसके मुंडारी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो वो किस अध्याय में है? जो धारा 239 से 256 के बीच में है, और वो अध्याय है, सही जवाब है इसका बी अध्याय 18 में। सीएनटी के अंतर्गत एक कन्या खुटकटीदार को क्या अधिकार प्राप्त है? ऑप्शंस हैं ए पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है, अपवर्जित मतलब कि नहीं मिल सकता है। बी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, या खुटकटीदार अधिकार प्राप्त है, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी घर की जो लड़की है उसे खुटकटीदार के बारे में कौन सा अधिकार प्राप्त है? और इसका सही आंसर है ए पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है, यानी लागू नहीं होता है, नहीं मिलेगा। सीएनटी के किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? तो सबसे पहले यहाँ पे SC/ST के साथ ये ऑप्शंस था कि वो अपने भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। बाद में
ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को भी इसमें जोड़ा गया है। तो आगे फिर कभी सीएनटी पे आएंगे तो इस प्रश्न को भी अलग टाइप से समझेंगे कि कब एससी एसटी था और कब उसमें पिछड़ा वर्ग को जोड़ा गया है। तो फिलहाल सीएनटी के किस धारा के तहत एसटी, ओबीसी और एससी के भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध किया गया है? ऑप्शंस हैं ए धारा 46, बी धारा 72, सी धारा 48 या डी धारा 42। इसका सही आंसर है ए धारा 46। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं कि धारा 46 4 वर्गों में बटा हुआ है, क ख ग घ। तो धारा 46 कहता है कि रैयत अपनी जोत या किसी भाग को बंधक, विक्रय, दान, एग्रीमेंट या स्थानांतरण किसी भी हद तक मान्य नहीं होगा, लेकिन जो अधिभोगी रैयत है, किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तो उपायुक्त की अनुमति लेकर वह चाहे तो अपने जोत का भाग विक्रय, दान या हस्तांतरण उसी को कर सकता है जो स्थानीय थाना का निवासी है और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इसके साथ वो चाहे तो कर सकता है। और भी इसके साथ है, आप इस आर्टिकल को, इस एक्ट को ठीक से 46 को पढ़िएगा जरूर। अगला प्रश्न है, सीएनटी की किस धारा के तहत राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करा सकती है? ऑप्शन है ए धारा 78, बी धारा 80, सी धारा 82, डी धारा 81, 81। और मैं आपको बता दूं ये अध्याय 12 में आता है, जो कि धारा 80 से लेकर के 100 के बीच में है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर है बी धारा 80। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट में कुल कितनी अनुसूची है? ये सबसे आसान सवाल है। ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। इस पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2 अनुसूची है इसमें। सीएनटी के अध्याय 2 में क्या उल्लेखित है? अध्याय 2 में क्या लिखा गया है? ए भूधारक, बी रैयत, सी लगान का वर्णन है या डी काश्तकारों के वर्ग का वर्णन है? इसका सही आंसर है डी काश्तकारों के वर्ग का वर्णन किया गया है। सीएनटी की किस धारा के तहत उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील की जा सकती है? तो इसी सीरीज का दूसरा या तीसरा प्रश्न था कि उपायुक्त के द्वारा यदि बेदखल किया जाता है तो कितने समय के भीतर अपील नहीं होगी उपायुक्त के यहाँ? वो था 1 वर्ष। उसी के बाद था कि उपायुक्त के आदेश के विरोध में अगर आपको न्यायिक आयुक्त के पास जाना है तो कितने समय के अंदर जाना होगा? वो था 30 दिन। यहाँ पे प्रश्न है कि अगर उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करते हैं तो वो किस धारा के तहत होगी? ऑप्शंस हैं ए 214, बी 213, सी 215, डी 212। और सी इसका सही आंसर है। धारा 215 के तहत अगर उपायुक्त के जो आदेश है उसके विरुद्ध हम जाते हैं आयुक्त के यहाँ, न्यायिक आयुक्त के यहाँ, जो 30 दिन के अंदर जाना है, तो वो धारा 215 में है। और धारा 216 में है कि 30 दिन के अंदर ही न्यायिक आयुक्त के यहाँ हम अपील कर सकते हैं।
सीएनटी के तहत यदि किसी रैयत को जोश से बेदखल किया जाता है तो कितने वर्षों के भीतर अपील करना होगा? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी कोई नहीं। तो कोई नहीं ऑप्शन रूल ऑफ एलिमिनेशन से हट जाएगा, क्योंकि अपील तो करने का अधिकार है, तो कितने वर्षों के भीतर है? इसका सही आंसर है ए 3 वर्ष। सीएनटी के किस धारा में यह उल्लेखित है कि इस अधिनियम के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है? यानी कि राज्य सरकार जब चाहे इसके तहत नियम बना सकती है। ऑप्शंस हैं ए धारा 262, बी धारा 264, सी धारा 265 या डी धारा 266। और इसका सही आंसर है बी धारा 264। अगला प्रश्न है सीएनटी में 1908 से अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 25 बार, बी 27 बार, सी 26 बार या डी 28 बार? सही आंसर है सी 26 बार। सीएनटी में 66वां जो संशोधन 1990 में हुआ था, कितने अध्याय में संशोधन किया गया था? ए 5 अध्याय में, बी 3 अध्याय में, सी 7 अध्याय में या डी 2 अध्याय में? यानी कि 66वां संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ था सीएनटी के लिए, तो 19 अध्याय है टोटल सीएनटी में, तो उसमें से कितने अध्याय में संशोधन हुआ था? और इसका सही आंसर है बी 3 अध्यायों में इसमें संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है सीएनटी 1908 में कब से लागू किया गया था? ऑप्शंस हैं 11 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 12 नवंबर या डी कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए 11 नवंबर। अगला प्रश्न है सीएनटी एक्ट में कृषि वर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? कृषि वर्ष के बारे में प्रश्न है, तो कृषि वर्ष सीएनटी एक्ट के संदर्भ में कैसा है, कौन सा है? देखते हैं इसे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या दूसरा है जैसा सरकार उचित समझे कृषि वर्ष निर्धारित कर सकता है, या तीसरा है स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित समय। इसका तात्पर्य है कि किसी किसी क्षेत्र में अपना कृषि वर्ष प्रचलित होगा, वो चाहे तो जून से लेकर अगले साल तक रख सकते हैं, या कृषि वर्ष को अपने हिसाब से वो अलग अलग समय में बांट सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हैं। तो सीएनटी एक्ट में कृषि वर्ष के संबंध में तीनों में कौन सा सही है? ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, बी दूसरा और तीसरा सही है, सी पहला और तीसरा सही है या डी सभी सही है? इसका सही आंसर है कि कृषि वर्ष तीनों सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, या जैसा सरकार उचित समझे समय निर्धारित कर दे, या स्थानीय स्तर पे
स्थानीय क्षेत्र के समय से जो भी कृषि वर्ष वो प्रचलित कर लें, उनके हिसाब से कृषि वर्ष लागू होता है। तो दोस्तों आज के लिए CNT में इतना ही। फिर अगली बार मिलेंगे तो SP एक्ट के कुछ नए प्रावधानों, नए नहीं, SP एक्ट के जो प्रावधान है उसके साथ। तब तक चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू। अगली बार जब हम आएंगे तो SP एक्ट के इसी तरीके से लगभग 20 प्रश्नों के साथ हम आएंगे जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को या तो स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके लिख के अपने पास जरूर रखेंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन से पहले इसके सारे PDF मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।